एससीईआरटी के डिप्टी डायरेक्टर श्री विष्णु जी, अन्य अधिकारीगण और इस वेवलेंथ के माध्यम से जुड़े हुए शिक्षार्थीगण, इससे पहले कि मैं अपने विषय पर आऊं, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि जब तक वक्ता और श्रोता के बीच में तादात्म्य नहीं स्थापित होता है तब तक बात बनती नहीं है। मैं प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह, उत्तर प्रदेश राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में कुलपति हूँ। इससे पूर्व मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरख विश्वविद्यालय गोरखपुर में भूगोल का विभागाध्यक्ष था। विष्णु जी ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश जी को साधुवाद देना चाहूंगा। इसलिए कि यह पहला प्रयास है जो घरौंधे वाली शिक्षा, जो कंपार्टमेंट एजुकेशन है, ये प्राथमिक है, उसके बाद इस दीवार के बाद माध्यमिक है, इसके बाद उच्च शिक्षा है। इस दीवार को तोड़ करके उन्होंने सभी को जुड़ने का यह अवसर दिया है और खास करके नई शिक्षा नीति में, जहां कंपार्टमेंट एजुकेशन को तोड़ने की बात है और एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की बात आ रही है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री श्री सतीश जी ने पहले ही शुरू कर दिया है। तो मैं इसके लिए श्री सतीश जी को साधुवाद देता हूं और एससीईआरटी को भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। आज का जो विषय है वह है पर्यावरण प्रदूषण एवं जन जागरूकता। यह समसामयिक विषय है, जन सामान्य से जुड़ा हुआ विषय है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है और शिक्षा जगत की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप होने वाले शिक्षक हैं और इसलिए आपके बीच में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है। पर्यावरण, विकास, शांति, सुरक्षा, ये आजकल के सामान्य विषय हैं। पूरा विश्व इसको लेकर के चिंतित है। 21वीं शताब्दी के इस 20वें पायदान पर खड़ा मानव एक विचित्र अंतर्द्वंद में है। एक विचित्र तरह का संकट उसके सामने उत्पन्न हुआ है, जहां उसे रास्ता तलाश करनी पड़ रही है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए जिसमें मानव का हित सुरक्षित हो, यह पर्यावरण सुरक्षित रहे। उस रास्ते को तलाशने में संपूर्ण जगत लगा हुआ है।
नित नए प्रयोग हो रहे हैं, नए समझौते हो रहे हैं, नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, नए रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं। लेकिन जितनी ही चर्चा हो रही है उतनी ही इस पर्यावरण की समस्या भी जटिल होती जा रही है। मैंने कहा कि 21वीं शताब्दी का यह 20वां दहलीज है, यह 20वां सोपान है और एक विचित्र संकट में मानव फंसा हुआ है। एक तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या, तो दूसरी तरफ उस जनसंख्या को खिलाने के लिए पोषण की समस्या, और उस समस्या से निपटने के लिए कृषिगत क्षेत्र का विस्तार करते हैं तो वनों का ह्रास होता है, और वनों का ह्रास होता है तो पर्यावरण में गुणवत्ता में ह्रास होता है। एक तरफ पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है, एक तरफ जीवन स्तर की वृद्धि में, जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन के लिए सारे साधन बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु का संकट उत्पन्न हो रहा है। अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन उसमें विषाक्तता भी उतनी ही बढ़ रही है। यदि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की वृद्धि होती है, सिंचन क्षमता में वृद्धि होती है, तो उस अति सिंचाई के चलते कहीं पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो कहीं भूमिगत जल के शोषण के चलते, अत्याधिक शोषण के चलते पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है। यानी एक तरफ मानव की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए लगातार प्रयास, कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि, कृषि के उत्पादन में वृद्धि, सिंचन क्षमता में विस्तार, विलासिता की वस्तुओं का विस्तार, तो दूसरी तरफ जो पर्यावरण के जितने भी अवयव हैं उनमें विषाक्तता और प्रदूषण भी निरंतर बढ़ रहा है, और इस निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण मनुष्य के अस्तित्व के समक्ष एक संकट उत्पन्न हो रहा है। एक तरफ बढ़ता हुआ, एक तरफ लोगों के काम देने के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता, और यदि औद्योगिकरण करते हैं तो उद्योगों के निकलने वाले धुएं से और वायुमंडल में निरंतर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ताप वृद्धि की क्षमता, भूतापन की समस्या, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, औद्योगिकरण नहीं करते हैं तो बेरोजगारी का संकट उत्पन्न होता है। कौन सा रास्ता अपनाया जाए, विकास का कौन सा मार्ग अपनाया जाए जिसमें मानव का अस्तित्व भी सुरक्षित रहे, मानव की निरंतर आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और पर्यावरण की गुणवत्ता भी बनी रहे। वह कौन सा मार्ग हो सकता है, उस मार्ग की तलाश में पूरा विश्व लगा हुआ है। आज इस पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बात करते हैं, जिसे कहते हैं, यानी ऐसा विकास
जो आज की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो सुनिश्चित कर ही सके, जो आज मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ आने वाली जनरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सुनिश्चित कर सके, ऐसा सतत विकास का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, यह शोधकर्ताओं के लिए, शिक्षाविदों के लिए, नीति निर्धारकों के लिए, नीति नियामकों के लिए, योजनाविदों के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। उन्नीस 1970 में एक पुस्तक आई थी क्लब ऑफ रोम के सौजन्य से, लिमिट टू ग्रोथ। आखिर जिस तरह से आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और विलासिता को पूरा करने के लिए जिस तरह से पर्यावरण पर आक्रमण करता जा रहा है, एक दिन ऐसा होगा कि वह पर्यावरण की वहनीय क्षमता से अधिक हो जाएगा और अंततः माल्थस का सिद्धांत लागू हो जाएगा। भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी। इसको लेकर के कि आखिर विकास का जो रास्ता अपनाया जाए, कौन सा रास्ता अपनाया जाए, 1970 में चिंता व्यक्त की गई। उसमें कहा गया कि इस पृथ्वी के संसाधन सुनिश्चित हैं। जैसे आकाश में उड़ते हुए जहाज में खाद्य सामग्री एक निश्चित पीरियड के लिए होती है और यदि उसका विवेक सम्मत उपयोग हो, उसका तर्क सम्मत उपयोग हो, केवल आवश्यकता के अनुरूप उपयोग हो, तो वह सामग्री चलेगी, और नहीं यदि उसका विवेकपूर्ण उपयोग होगा, किसी के लालच की पूर्ति उससे होने लगेगी, तो वह संसाधन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और इसी को लेकर के 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और उसमें विकास और पर्यावरण को लेकर के चिंता व्यक्त की गई और कहा गया कि जिस तरह से विकास चल रहा है, जिस तरह से पर्यावरण को विनाश करते हुए, पर्यावरण को छत विछत करते हुए, पर्यावरण की बिना चिंता करते हुए विकास चल रहा है, यदि ऐसा चलता रहा तो मानव का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। लेकिन विकास को भी रोका नहीं जा सकता। मनुष्य की आवश्यकताएं मिनिमम जो हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, ये तो पूरा होना ही चाहिए, उसे समझौता भी नहीं किया जा सकता। तो आखिर कौन सा वह रास्ता अपनाया जाए, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शब्दावली आई। कहा गया कि यह ऐसा विकास हो जो पर्यावरण और विकास में अंतर्द्वंद न उत्पन्न करे, संघर्ष न उत्पन्न करे, बल्कि दोनों में समन्वय स्थापित कर सके, क्योंकि पर्यावरण और विकास दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक दूसरे के परिपूरक है। लेकिन उससे आगे भी सम्मेलन हुए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और लगातार कभी टोक्यो सम्मेलन, कभी कायरा सम्मेलन विभिन्न विषयों को लेकर के होते रहे और हर जगह पर्यावरण 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 प्रदूषण की पर चिंता व्यक्त की गई। विभिन्न रूपों में प्रतिबंध लगाने की बात आई, कार्बन टैक्स लगाने की बात आई कि जो देश
जितना ही अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है उतना ही टैक्स दे। लेकिन ये विकसित देश जो तथाकथित हैं, जो 3/4 कार्बन का उत्सर्जन करते हैं पूरे विश्व में, वे केवल जो 25% उत्सर्जन करने वाले जो विकासशील देश हैं, पिछड़े हुए, तो उन पर थोपना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। और उसको लेकर के अभी तक जितने भी 1972 के बाद से लेकर के अब तक, अभी दिसंबर 2019 में जो स्पेन में सम्मेलन हुआ, वहां तक लगातार चर्चा हुई और अब लोगों को लगने लगा है कि कहीं न कहीं हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जो अब तक जो रास्ता है जो अपनाया गया है प्रतिबंध लगाने का, और उत्पादन जारी रखने का, कहीं न कहीं उसमें कुछ खामी है। अब यह लगने लगा है और अब वैकल्पिक विकास की चर्चा होने लगी है कि आखिर वह वैकल्पिक विकास क्या हो। हम जरा थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रदूषण के विभिन्न पक्षों पर, क्योंकि थोड़ी उसकी जानकारी जरूरी है। यदि हम देखें तो जितने भी पृथ्वी के अवयव हैं, इस पर्यावरण के अवयव हैं, चाहे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, जानवर हो, जंतु हो, सभी इससे, जंगल, जमीन, जानवर, सब कहीं न कहीं पर्यावरण की विषाक्तता से प्रभावित हो रहे हैं। मिट्टी प्रदूषित हो रही है। अब प्रदूषित हो रही है और विषाक्त हो रही है, तो इसलिए हो रही है कि इसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की मात्रा दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने की होड़ में ज्यादा से ज्यादा रसायनों का उपयोग और ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण जमीन की जो नैसर्गिक उर्वरा शक्ति है वह घटती जा रही है। उत्पादकता बढ़ रही है लेकिन उर्वरता घट रही है। यहां मैं बता दूं कि उर्वरता और उत्पादकता दोनों में अंतर होता है। किसी मिट्टी की उर्वरता उस मिट्टी की नैसर्गिक गुणवत्ता होती है, उस मिट्टी के पेरेंटल रॉक में जो विशेषता होती है, जो खनिज होते हैं, वो उर्वरता को निर्धारित करते हैं। लेकिन अत्यधिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के प्रयोग से उस भूमि की नैसर्गिक उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है। उत्पादकता बढ़ रही है लेकिन नैसर्गिक उर्वरता समाप्त हो रही है और दिनानुदिन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भूमि ही विषाक्त होती जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जब नैसर्गिक उर्वरा उसकी समाप्त हो जाएगी, तो एक बार मिट्टी के यदि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भंग हो जाती है तो उसको स्थापित होने में काफी टाइम लगता है। दूसरी तरफ जल प्रदूषण को हम देखें, क्योंकि जमीन के बाद जंगल, अरे ये जल एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जल यदि हम जल के वितरण पर ध्यान दें तो भूतल पर लगभग 97% जल जो उपलब्ध है वह समुद्रों में है और मात्र
2.7% जल जो है स्थल पर और भूमिगत जल के रूप में है, शेष जो है वायुमंडल में है। यानी पीने जैसा लायक जल का, जरा आवाज आ रही हो तो, पीने लायक शुद्ध रूप से जल की आवश्यकता, जल का की उपलब्धता कम है। और पेयजल का स्रोत मुख्य रूप से नदियां हैं, भूमिगत जल है, और नदियों की स्थिति, जो नदियां पेयजल के स्रोत हैं। आप देखें, जो भी बड़े नगर हैं वो नदियों के किनारे हैं, जो भी बड़े औद्योगिक नगर हैं वो भी नदियों के किनारे हैं, और नदियों के दोनों किनारों से जो बड़े बड़े नगर हैं, उन नगरों का अपशिष्ट, उन नगरों का प्रदूषित जल, सीवर का जल सीधे नदियों में आ रहा है। बिना ट्रीटमेंट के उसमें जाने से उन नदियों का जल जो है विषाक्त हो रहा है। नदियों में जो जैविक प्रचुरता है वह समाप्त हो रही है, वह प्रभावित हो रही है, और इसलिए यह एक भविष्य के लिए संकट है। ये जल ऐसा है, जल संसाधन, जिसको किसी स्टेट बाउंड्री में, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री में सीमित करके नहीं रखा जा सकता, या किसी बाउंड्री को नहीं फॉलो करते। और इसलिए भूतल पर तो रेखाएं खींची जा सकती हैं कि यहां से लेकर के यहां तक इस राज्य का है और यहां से लेकर के यहां तक इस राज्य का है। भूतल पर तो सीमाएं खींची जा सकती हैं, जमीन पर रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो पेयजल का भी स्रोत है, सिंचाई का भी स्रोत है, उसको नहीं बांटा जा सकता। और जो ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, उस फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उपयोग से वह धीरे धीरे वह पर्कुलेट करता है, और जिसके चलते भूमिगत जल पूरा प्रदूषित हो रहा है, और पेयजल की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। यही नहीं, लगभग 8 करोड़ लोग प्रतिवर्ष इस नए जनसंख्या में जुड़ करके जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। और यह भी संकट का विषय है कि आगामी 2050 तक 3 अरब लोग ऐसे होंगे, उन इलाकों में पैदा होंगे जहां पर जल का संकट पहले से ही बना हुआ है। तो यह संकट और गहराता जाएगा। तो वैसे भी जानते हैं कि जल की आवश्यकता मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा है। मनुष्य की संरचना का लगभग 2/3 जल से ही है बना हुआ है, और इसलिए जल संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि 2 दिनों तक पानी न मिले, भोजन के बिना तो चल जाएगा, लेकिन जल के बिना नहीं चल पाएगा। और इसलिए यह जल संसाधन जीवन का अस्तित्व है। और जल सिंचाई के लिए चाहिए, जल उद्योग के लिए चाहिए, जल मनुष्य को पीने के लिए चाहिए, जानवरों की प्यास बुझाने के लिए चाहिए। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन यह चिंता का विषय है कि जो जल के स्रोत हैं वह सूखते जा रहे हैं। जल का स्रोत
केवल जल का स्रोत नहीं, वह जीवन का स्रोत है। और जब जीवन का स्रोत सूखता जाएगा तो मनुष्य का अस्तित्व ही संकट में होगा। इसी तरह वायु प्रदूषण को भी देखें। वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है। कारखानों से निकला हुआ धुआं, मोटर और अन्य वाहनों से निकला हुआ धुआं वायुमंडल को विषाक्त बना रहा है, और वह वायुमंडल ही ऑक्सीजन का स्रोत है। एक व्यक्ति को औसत एक दिन में 16 केजी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कारखानों से निकला हुआ धुआं, कारखानों से निकला हुआ जहर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, गंधक, सीसा जो निकल रहा है वह वायु को विषाक्त बना रहा है। और अब तक कई नगरों में अलार्म बजता है, और यदि यही स्थिति बनी रहेगी तो अभी तक तो लड़के केवल बैग लेकर के जाते हैं पढ़ने, उनको पीठ पर ऑक्सीजन का थैला भी लेकर के चलना पड़ेगा। यह एक अतिरिक्त बोझ होगा। इसी तरह अपशिष्ट जो वेस्ट पदार्थ हैं, चाहे घर से निकला हुआ कुछ कचरा हो, चाहे औद्योगिक कारखानों से निकला हुआ कचरा हो, वह कहाँ रखा जाए, कहाँ फेंका जाए, यह भी एक चिंता का विषय है। और यह एक प्रदूषण का स्रोत भी है। खास करके प्लास्टिक, ये प्लास्टिक जो जलता नहीं है, जल्दी सड़ता नहीं है और गलता नहीं है, सालों साल यह पड़ा रहता है भूमि के अंदर, यह एक अलग चिंता का विषय है। यह एक प्रदूषण का स्रोत है। वस्तुतः इस भूतल पर एक जैव भू रसायन चक्र काम करता है, जियो बायो केमिकल साइकिल, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र। और जब तक यह चक्र चलता रहता है तब तक पर्यावरण सुरक्षित रहता है। यदि यह पर्यावरण की वहनीय क्षमता से अधिक होता है तो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। वायुमंडल अपने आप को स्वस्थ रखता है, लेकिन यदि उसकी क्षमता से अधिक जहर और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें, मीथेन जैसी गैसें, गंधक और सीसा जैसे पदार्थ उड़ेले जाएंगे तो वह उसकी सहन क्षमता से ज्यादा होता है, और वही प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। और यह दिनादिन बढ़ती जा रही है। चाहे भूमि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व स्तर पर जितना ही प्रयास चल रहा है कि इनको समाप्त किया जाए, कम किया जाए, उतना ही ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? कि लोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने को तैयार नहीं है, और जनसंख्या पर कोई रोक नहीं है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या इस प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है। क्यों? कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वह अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति
इस पृथ्वी पर प्राप्त संसाधनों के माध्यम से ही करेगी, चाहे उसके लिए भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे आवास हो। ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकारांतर से इस प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के माध्यम से ही होगी। और जनसंख्या बढ़ेगी तो उतना ही संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, वायु पर उतना ही असर पड़ेगा, जल संसाधन पर उतना ही असर पड़ेगा, भूमि पर ही उतना असर पड़ेगा, जंगलों पर ही उतना असर पड़ेगा। अभी तक जनसंख्या में वृद्धि अनवरत जारी है और खास करके वहां पर जनसंख्या वृद्धि अधिक है जहां पर प्रदूषण भी अधिक है। दुनिया के जो विकासशील देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं, वहां प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है और वहां जनसंख्या की वृद्धि भी तीव्र है। अब आप देखें एक छोटा सा उदाहरण, 1950 में विश्व की जनसंख्या 2.5 अरब थी और जो 2020 आते आते लगभग 7.5 अरब होने जा रही है। यानी मात्र 75 सालों में, 70 सालों में वह 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन यदि भारत में हम देखें तो 1951 में जनसंख्या थी केवल 36 करोड़ और इस समय लगभग 130 करोड़ को पार कर रही है। तो उतने ही समय में, जितने समय में पूरे विश्व की जनसंख्या 2.5 गुना हो रही है, उतने ही समय में भारत की जनसंख्या 3.5 गुना हो जा रही है। यह लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डाल रही है और जिसके चलते जो जल के नेचुरल स्रोत हैं, जो स्वाभाविक स्रोत हैं, वह सूख रहे हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसी दिशा में इसका उपाय क्या है? कैसे इस प्रदूषण से बचा जाए और शिक्षा जगत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? इसमें आम आदमी की क्या भूमिका होगी? इतना तो स्पष्ट है कि जल की गुणवत्ता में यदि ह्रास होगा, मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होगा, तो इससे इसका कुप्रभाव और बढ़ता ही जाएगा और इसके चलते रोगों का प्रकोप भी बढ़ता जाएगा और एक समय मनुष्य के अस्तित्व के सामने एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आखिर उपाय क्या है? उपाय क्या है? पूरा विश्व मिलकर के आज पर्यावरण प्रदूषण पर और विकास पर चर्चा कर रहा है, लेकिन जितना है 1972 से लेकर के अब तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं और जितने भी उपाय लागू किए गए हैं, जितने भी समझौते हुए हैं और उनके क्रियान्वयन हुए हैं, अभी तक परिणामदायी नहीं है, उनका सार्थक परिणाम नहीं है। अब लोगों को लगने लगा है कि केवल तकनीकी उपायों से, केवल तकनीकी विकास के चलते यह प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला है। जब तक आदमी अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित नहीं करेगा,
अपनी आवश्यकताओं तक नहीं अपने को सीमित रखेगा और आवश्यकताओं को बढ़ाते जाएगा, यह संकट बरकरार रहेगा। पर्यावरण का बढ़ता प्रदूषण मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक संकट है। जैसे जैसे विकास हो रहा है, विकास तथा कथित, वैसे वैसे यह प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि विश्व स्तर पर जो प्रयास हैं यदि असफल हो रहे हैं तो विकल्प क्या है? पूरा विश्व तो प्रयास कर रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण समाप्त हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, सतत विकास हो। इसके लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तो 2014 में समाप्त हो गया। उसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य तय किए गए हैं, लेकिन वह असफल होते जा रहे हैं। आखिर उपाय क्या है? वस्तुतः जीवन शैली पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार और जवाबदेह है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन उसके लालच की पूर्ति नहीं हो सकती है। नीड कैन बी फुलफिल्ड बट नॉट द ग्रीड। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित करे, पर्यावरण का अपने को एक अंग समझे, तब तो यह संरक्षण संभव है, प्रदूषण से बचना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और इसके लिए यदि जीवन शैली की जब बात आती है तो भारतीय जीवन शैली एक वैकल्पिक जीवन शैली है जिसको अपना करके पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, प्रदूषण से बचा जा सकता है और पर्यावरण और विकास के बीच में तालमेल स्थापित करते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय जीवन शैली और भारतीय जीवन शैली इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, खास करके आप लोग शिक्षक हैं, तो खास करके जो प्राथमिक स्तर पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की जो बात की गई है 5 तक, 5+3+3+4 है ना, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही गई हैं। एक तो एथिक्स को एजुकेशन से इंटीग्रेट करने की बात है। एथिक्स को, नैतिकता, हमारा जीवन दर्शन, हमारी जीवन शैली, हमारी विरासत का सम्मान होना चाहिए। और दूसरी चीज कि रिलेशनशिप विथ नेचर, पर्यावरण से अंतर संबंध स्थापित करने की बात उस नई एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। इस प्रकार का एक कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें छात्र जो है अपने को पर्यावरण का एक अंग समझे, वह केवल उसका उपभोग करता न बने बल्कि पर्यावरण का संरक्षण करता भी बने। ऐसी इस नई शिक्षा व्यवस्था में प्रयास किया गया है और इसलिए इस नई शिक्षा प्रणाली में जीवन शैली पर बहुत ज्यादा जोर है, लाइफ स्किल पर। और सही लाइफ स्टाइल वही है
जिसमें हम पर्यावरण के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए, पर्यावरण के साथ मेल जोल स्थापित करते हुए, एक परिपूरकता का भाव रखते हुए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, तो इस रास्ते पर चलते हुए पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है, पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है और जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसलिए भारतीय जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना और उनका अनुसरण, अनुगमन आवश्यक है। हमारी जीवन शैली में कहा गया, हमारे यहाँ इस धरती को माता का रूप कहा गया अथर्ववेद में, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यह भूमि हमारी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। माँ और बेटे के बीच में जो रिलेशन होता है वही संबंध इस पृथ्वी और उसके निवासियों के बीच होना चाहिए। और यदि वह पारिवारिक भावना स्थापित हो तो कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारी संस्कृति में कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम, यह वसुधा परिवार है। तो जब हम परिवार मान लेते हैं इस पूरे वसुधा को, तो इस वसुधा पर रहने वाले सभी जीव जंतु, सभी वन, जल, जंगल, जमीन, जानवर, सब इस परिवार के अंग हुए और उनमें मानव सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए बड़े होने के नाते, श्रेष्ठ होने के नाते सबका संरक्षण उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। और इसलिए हमारी संस्कृति में पृथ्वी के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव रहा है। इसको माँ के रूप में माना गया है। और अभी भी आपको लोग मिल जाएंगे जो सवेरे उठते ही पृथ्वी पर पैर रखने से, भूतल पर पैर रखते से पहले वह प्रार्थना करते हैं कि समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व करते हैं कि हे मां क्षमा करना, मैं यदि पैर रखता हूं तो हमारे कुछ जीवों का नुकसान न हो। यानी हर जीव रहे, हर जंतु रहे, हर तत्व का अस्तित्व रहे, इस समन्वय में ही मनुष्य का अस्तित्व सुरक्षित है। यह भावना यदि आ जाए तो पर्यावरण संरक्षण होगा और प्रदूषण से बचा जा सकता है। यही नहीं, कहा गया कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। आज जो प्रदूषण की समस्या है वह विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण है। निरंतर बढ़ती आवश्यकता, सार्वजनिक हितों को उपेक्षा करके व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना, जनहित के भाव को उपेक्षा करना, ये प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें, क्योंकि विश्व स्तर पर जो आज प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है वह अत्यधिक उपभोगवादी प्रवृत्ति के कारण हुई है। ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना जो विकास का पर्याय मान लिया गया और ज्यादा से ज्यादा उपभोग के लिए
ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए मास स्केल पर संसाधनों का शोषण करना, यही तो प्रदूषण की जड़ है। तो अपनी यदि आवश्यकताओं की कटौती करनी है, अपने उपभोग पर नियंत्रण करना है, तो इसके लिए एक ऐसी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी जो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करे। हम इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं और इस पृथ्वी पर जो संसाधन बने हैं वह केवल हमारे तक ही सीमित नहीं है। इस दुनिया में केवल संसाधनों के उपभोग करने का अधिकार केवल हमें नहीं है, बल्कि उस जनसंख्या का भी है जो कल के लिए दुनिया में आने वाली है। इसलिए ट्रस्टीशिप की भावना से कि हम इस पृथ्वी के मालिक नहीं हैं बल्कि इस पृथ्वी के संरक्षक हैं, जिस रूप में हमने पूर्वजों से इसके पाया है उसी रूप में इसको हम बनाए रखेंगे। यदि हम संकल्प लेते हैं तो पर्यावरण का संरक्षण संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि आवश्यकताओं की आपूर्ति और लालच की पूर्ति में एक संघर्ष का भाव है। पश्चिमी देशों ने, पश्चिमी जो विकास की प्रवृत्ति रही, पश्चिम में जो विकास की अवधारणा रही, जिसमें यह कहा गया कि अधिक से अधिक उपभोग ही विकास का पर्याय है, वह प्रकारांतर से हमारे देश में भी प्रचलित हुआ और जिसके कारण निरंतर बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या, निरंतर बढ़ते हुए जल का प्रदूषण, कचरे का निस्तारण, ये सारी समस्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए एक अपने यहाँ जीवन शैली जीने का एक सूत्र दिया गया और कहा गया कि ईशावास्यम जगत सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजिता माँ गृदः कसुभ्यम। इस जगत में जो कुछ भी दिया हुआ है वह सब परमात्मा का दिया हुआ है, हम उसका त्याग के साथ उपभोग करें। तो सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक कल्याण के हित में, जन सामान्य के हित में अपने स्वार्थों को हम त्याग कर सकें और प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने वाली जीवन शैली जी सकें, यही पर्यावरण प्रदूषण का समाधान है। अब इसके लिए जन जागरण कैसे किया जाए, जन जागरण कैसे किया जाए, कैसे जन सामान्य को जागरूक बनाया जाए, यह एक समस्या है और इसके लिए जरूरत है कि इस बढ़ती हुई प्रदूषण की समस्या से लोगों को परिचित कराया जाए। पर्यावरण प्रदूषण के जो कुपरिणाम हैं उन कुपरिणामों को बताया जाए और दूसरी चीज कि अपनी आदतों में भी परिवर्तन लाया जाए। खास करके जब हम देखते हैं प्राथमिक विद्यालयों में अब टिफिन में प्लास्टिक का उपयोग, थैलों का उपयोग प्लास्टिक के, यदि उसके गुण और दोष को समझाया जाए तो आप केवल एक बच्चे को ही
नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि उसके परिवार तक यह मैसेज जा रही है। तो यदि प्लास्टिक के उपयोग, प्लास्टिक के उपभोग को हम हतोत्साहित करें और रह रह करके इसके लिए हम उस पर चर्चा चलाएं, लोगों के बीच संवाद स्थापित करें, तो यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। यही नहीं, पर्यावरण जन जागरण के लिए आप छात्रों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, व्याख्यान प्रतियोगिता आयोजित कर, भाषण प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं, और विशेषज्ञों को बुला करके व्याख्यान भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे और आप जैसे शिक्षकों को ही इसके प्रति सतर्क और सचेत होना होगा। यदि हम पर्यावरण के विविध पक्षों से अवगत हैं, प्रदूषण के विभिन्न आयामों से अवगत हैं और व्यक्तिगत स्तर पर सबको हम जागरूक कर रहे हैं, तो यह सबसे एक अच्छा प्रयास होगा पर्यावरण प्रदूषण से बचने का। और खास करके प्राथमिक स्तर पर तो परिवार से संबंध होता है, तो यह सब चीजें पारिवारिक स्तर पर सीखी जाती हैं। जल का संरक्षण कैसे हो, जल का कितना उपयोग करें, जल का कैसे उपयोग करें, अपशिष्ट कहाँ भेजा जाए, कूड़ा कहाँ फेंका जाए, इसको भी एक जागरूकता का विषय बनाने की जरूरत है। और खास करके नई शिक्षा पद्धति में जो लाइफ स्किल की बात आई है और पर्यावरण से इंटीग्रेट करने की बात आई है, एथिक्स की बात आई है, अब उसको निचले स्तर तक ले जाने और बच्चों में वह भावना भरने की आवश्यकता है। और इन प्रयासों से जन सामान्य में एक जागरूकता आ सकती है। इसके लिए आजकल ऑर्गेनिक कृषि, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट जैसी शब्दावली आ गई है। तो ये ऐसे माध्यम हैं जिनसे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसमें खास करके आप जैसे शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका है। और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने स्तर पर जागरूक हों, अपने व्यक्तिगत स्तर पर जागरूक हों, यह जरूरी है। दुनिया में कोई चीज कूड़ा नहीं होती, दुनिया में कोई चीज कूड़ा नाम की, कूड़ा नाम की कोई चीज नहीं होती है। कूड़ा के बारे में कहा जाता है वेस्ट इज मिसप्लेस्ड वेल्थ। भाई, अनुचित स्थान पर रखी हुई कोई भी वस्तु कूड़ा है। आप घर में झाड़ू लगा करके, दरवाजे पर झाड़ू लगा करके यदि उस अपशिष्ट को, उस पदार्थ को किसी गड्ढे में डाल देते हैं तो वह संसाधन है, और उस कूड़े को रास्ते पर फेंक देते हैं, वेस्ट को, तो वह कूड़ा बन जाता है। तो दुनिया में कोई चीज कूड़ा नहीं होती है। मनुष्य अपने व्यवहार से कूड़ा बनाता है। और इसके लिए बच्चों में एक टीम स्पिरिट विकसित करने की जरूरत ही है
एक सामूहिकता का भाव जगाना जरूरी है, और सामूहिकता के भाव से जन सामान्य को जागृत करते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा भविष्य तभी तक सुरक्षित है जब तक कि पर्यावरण सुरक्षित है। यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो मनुष्य का अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं है। इस पृथ्वी माँ ने मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन लालच की पूर्ति करने के लिए कुछ भी नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, किसी व्यक्ति की कितनी आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता कितनी है, उसकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। आज जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है वह उसी लालच से भरपूर उपभोगवादी प्रवृत्ति के कारण है। इस पर लगातार हम अपने शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, सामूहिक संगठनों के माध्यम से, सार्वजनिक संगठनों के माध्यम से एवं व्यक्तिगत लेवल पर इस पर लगातार प्रहार करें तो पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं और हम अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। 21वीं शताब्दी के 20वें दहलीज पर खड़ा मानव यदि अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता न करते हुए सार्वजनिक हितों की चिंता शुरू करे, जन सामान्य अपनी आवश्यकता को प्रमुखता न दे करके जन सामान्य की आवश्यकता को महत्व दे, तो इस विधा से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, सबको सुखी रखा जा सकता है। और यही तो भारतीय भाव भावना है। ये सर्वभूत सुखना, यह भारत की जीवन शैली है, भारत की जीवन की विधा है, यह भारत के जीवन शैली का तरीका है जो दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे सकती है। आज जरूरत है भारतीय जीवन शैली को, जो हमें विरासत से मिली हुई है, जो माता भूमि पुत्रो हम का संदेश देती है, जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है, जो त्यक्तेन भुंजीता का संदेश देती है, उसका पालन करने में और इसको अभियान का विषय बनाने में ही भविष्य सुरक्षित है, और इसी में विश्व सुरक्षित है, इसमें वह पृथ्वी सुरक्षित है। इतने देर तक आप लोगों ने सुन लिया। मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, और फिर कभी अवसर मिलेगा तो बातचीत इसके विभिन्न पक्षों पर करें। वस्तुतः पर्यावरण का विषय इतना बड़ा विषय है कि इसको चंद कुछ 1 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने यहाँ एक मोटी मोटी चीज़ों को रेखांकित किया, खास चीज़ों को रेखांकित किया, तो फिर कभी समय मिलेगा तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हो गया 1 घंटा हो